भाग 3। वो काली लड़की। आगे की कहानी। फिर भी वह नैना से बस इतना ही कहती है कि दीदी कुछ खाकर दवा खा लेना, और रोते हुए वो अपने कमरे में चली जाती है। नैना रोती रहती है क्योंकि उसको जो चोट लगी थी उसका दर्द भी था और प्रैक्टिकल छूट जाने की तकलीफ भी थी। पर क्या कर सकते थे, जो होना था सो हो गया। शाम को जब नैना के पापा आते हैं तो उसे देखते हैं और पूछते हैं, क्या हो गया बेटा। नैना के पापा नैना को बहुत प्यार करते हैं, उसकी हर बात मानते हैं, पर इस बार प्रीति को घर में ना रखने की बात उन्होंने नहीं मानी क्योंकि वह किसी के बच्चे के भविष्य का सवाल था। पर नैना को यह बात समझ में नहीं आ रही थी। उसे तो बस प्रीति से किसी तरह छुटकारा चाहिए था। इसीलिए जब नैना के पापा उससे उसकी हालत के बारे में पूछते हैं तो वह कुछ नहीं बोलती है। तब नैना की मम्मी कहती है, परेशान होने की कोई बात नहीं है, हमने डॉक्टर को दिखा लिया है, बस सर और पैर पर चोट आई है। अब पैर में और सर पर चोट लगे होने के कारण नैना ज़्यादातर बिस्तर पर ही रहती थी। प्रीति और नैना की मम्मी नैना का ख्याल अच्छे से रख रहे थे, पर प्रीति के स्वभाव में एकदम से बदलाव आ गया था। वह ना तो ज़्यादा बोलती थी और ना ही नैना से बात करती थी। अब नैना को प्रीति का बात ना करना अखरने लगा था, क्योंकि यह भी सच था कि कहीं ना कहीं नैना को भी प्रीति के साथ रहने की आदत पड़ गई थी। उसका नैना से ज़बरदस्ती बोलना, उसका ख्याल रखना, उसकी मनपसंद चीज़ ला कर देना, सब नैना को अपनी आंखों के सामने नाचता हुआ दिखता था। पर कहते हैं ना, ईगो बहुत ख़राब चीज़ होती है, जिसके आगे आदमी झुकता नहीं। वही प्रॉब्लम नैना को भी थी। अब प्रीति नैना के पास सिर्फ इतनी देर के लिए आती जितनी देर में प्रीति को नैना को दवा या खाना देना होता है या कोई ज़रूरी काम होता। कई बार नैना ने सोचा कि वह प्रीति से पूछे कि वह उससे बात क्यों नहीं करती, पर वह अपने मन में सोचकर ही रह जाती और अपने ईगो के कारण कुछ नहीं बोल पाती। एक हफ्ते बाद नैना की सहेली, जिसका नाम रीमा रहता है, वह उससे मिलने के लिए आती है। उसके हाथ में एक रजिस्टर रहता है। नैना रीमा को देखकर बहुत खुश हो जाती है। अब उसके सर और पैर की चोट भी ठीक होने लगती है। रीमा नैना के पास लगभग 1 घंटे रुकती है। दोनों सहेलियों में खूब बातचीत होती है। रीमा नैना से पूछती है, अच्छा यह बता, तेरे एग्ज़ाम की क्या तैयारी है। तब नैना उदास होकर कहती है कि अभी तो मेरा पूरा क्लास वर्क ही छूटा पड़ा है, मेरी समझ में नहीं आता मैं एग्ज़ाम कैसे दूंगी। तब रीमा नैना को एक रजिस्टर देती है जिसमें उसका छूटा हुआ पूरा कोर्स कंप्लीट रहता है। तब नैना रीमा के गले लगकर उसको शुक्रिया कहती है। तब रीमा कहती है, अगर तुझे शुक्रिया करना ही है किसी का तो तू प्रीति का कर, क्योंकि प्रीति ने ही मुझसे नोट्स मांगकर तेरा पूरा कोर्स कंप्लीट किया है और उसने मुझसे कहा है कि यह रजिस्टर मैं तुझे दे दूं, पर तुझे नहीं बताऊं कि यह काम उसने किया। रीमा पूछती है नैना से कि क्या तेरे और प्रीति के बीच कुछ अनबन है। तो नैना कहती है, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। रीमा रजिस्टर देकर अपने घर चली जाती है। अब नैना को प्रीति की एक एक अच्छाई याद आने लगती है। उसे याद आने लगता है कि वह उसकी खुशी के लिए छोटे से छोटे जतन किया करती थी।
जब उसको चोट लगी थी तब वह बहुत परेशान थी, लेकिन यह सारी चीज़ नैना को प्रीति के रंग रूप के आगे दिख ही नहीं रही थी। आज नैना को अपनी मम्मी की बात सही लग रही थी। उसकी माँ उसको समझाया करती थी कि बेटा, किसी के रंग रूप से हम किसी की अच्छाई या बुराई का अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। अगर हमें किसी को जानना है तो हमें उसके दिल तक पहुंचना चाहिए। आज नैना को प्रीति के साथ किए गए अपने व्यवहार से शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। उसे लग रहा था कि उससे यह कैसा गुनाह हो गया। क्यों वह प्रीति की अच्छाई नहीं देख पाई। अब उसे इंतज़ार था तो सिर्फ प्रीति के स्कूल से घर आने का। अब उसकी नज़र हर एक पल घड़ी पर टिकी रहती है कि कब 2 बजेंगे और प्रीति घर आएगी। आज जब प्रीति स्कूल से घर आती है तो सीधे अपने कमरे में चली जाती है और जा करके अपना सामान पैक करने लगती है। नैना इंतज़ार करती रहती थोड़ी देर तक कि प्रीति उसके पास आएगी और उसका हाल पूछेगी, पर आज प्रीति नैना के पास नहीं आती है। वह बस अपने पैकिंग में लगी रहती है। लगभग आधे घंटे के इंतज़ार के बाद नैना से रहा नहीं जाता और वह प्रीति के कमरे में पहुंच जाती है। वह देखती है कि प्रीति अपना सामान पैक कर रही है। तब नैना प्रीति से पूछती है कि तुम कहाँ जाने की तैयारी कर रही हो। तब प्रीति नीचे की ओर सर झुकाकर देखते हुए कहती है कि अब आपको मेरी वजह से कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि अभी 1 घंटे में मेरे पापा पहुंचने वाले हैं और आज मैं अपने घर चली जाऊंगी। तब नैना की यह हालत हो जाती है कि काटो तो खून नहीं। उसे लगता है कि आज ही तो मैं प्रीति की अहमियत समझी और आज ही यह मुझसे दूर हो जाएगी। तब नैना प्रीति की ओर बढ़ती है और उसका हाथ पकड़ कर कहती है कि इतनी जल्दी क्या है जाने की। कुछ दिन और नहीं रह सकती हो मेरे लिए? मेरे लिए नहीं, बल्कि मेरे प्रायश्चित के लिए। नैना रोते हुए प्रीति का पैर पकड़कर बैठ जाती है और उससे कहती है, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, पर मुझे कम से कम तुम प्रायश्चित का मौका तो दो। तब प्रीति नैना को जल्दी से पकड़कर उठाती है और कहती है कि दीदी, आप यह कैसी बात कर रही हो? आप मुझसे माफ़ी क्यों मांग रहे हो? गलती तो मेरी है कि मैं आपकी ज़िंदगी में आई और आपको मेरी वजह से परेशानियों का सामना करना पड़ा। तब नैना कहती है, प्रीति, तुम गलत हो ही नहीं सकती हो। जिसका दिल इतना अच्छा हो और जो दूसरों के लिए सिर्फ अच्छा सोचे, वह कैसे गलत हो सकता है? गलत तो मैं थी, जो मैं तुम्हारे रंग के आगे तुम्हारे मन को समझ नहीं पाई। मम्मी ने कई बार समझाया, पर पता नहीं क्यों मैं इतनी नासमझ कि मैंने मम्मी की बात को भी नहीं माना। पहले तुम मुझे माफ़ कर दो, फिर मैं अपनी मम्मी से माफ़ी मांग लूँगी। तब प्रीति कहती है, दीदी, आपकी कोई गलती नहीं। जिस तरह से मैं आपको देखकर बहुत खुश हुई और आपकी सुंदरता की वजह से मुझे बस आपको देखने का और आपके साथ रहने का मन कर रहा था, उसी तरह आप भी मेरे रंग रूप की वजह से मुझसे दूर जाना चाहती थी। अलग कुछ भी नहीं था, बस देखने का नज़रिया अलग अलग था। जब मैंने आपको देखा तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं किसी दूसरी दुनिया की लड़की को देख रही हूँ। मैं आपको देखकर बहुत खुश थी और आंटी की वजह से मुझे यही उम्मीद थी कि आपका व्यवहार भी आंटी की तरह बहुत अच्छा होगा। हाँ, मुझे दुख हुआ है, इसीलिए मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ और अब मैं आपको कोई तकलीफ़ नहीं देना चाहती। दीदी, मैं काली हूँ,
तो क्या यह मेरी गलती है? ऊपर वाले ने मुझे ऐसे ही बनाया है, पर इसकी कीमत मुझे बहुत चुकानी पड़ती है। लोगों के ताने सुन के, मजाक सुन के अब तो आदत हो गई है मुझे यह सब सहने की। आप सुकून से अपनी मम्मी पापा के साथ रहो। आगे पढ़ाई करने की मेरी इच्छा भी ख़त्म हो गई है। मैं अब अपने घर जाऊंगी, कुछ सिलाई कढ़ाई का काम सीखूंगी, फिर जो मेरी किस्मत में होगा देखा जाएगा। नैना को समझ में नहीं आता है कि वह प्रीति को कैसे समझाए कि वह उसे छोड़कर ना जाए, क्योंकि उसे उसकी कीमत पता चल गई थी। 2 घंटे बाद प्रीति के पापा आ चुके थे उसे लेने के लिए। प्रीति अपने पापा के साथ जाने के लिए तैयार रहती है। नैना की मम्मी भी उसे नहीं रोकती, क्योंकि वह खुद नैना की हरकतों से परेशान हो गई थी। प्रीति की वजह से नैना और उसकी मम्मी के रिश्तों में बहुत खटास आ चुकी थी। इसीलिए नैना की मम्मी को भी प्रीति का जाना ही ठीक लगा। नैना की मम्मी को अपनी बेटी के बदले हुए रूप का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। नैना प्रीति को किसी भी कीमत पर अपने घर से जाने देना नहीं चाहती थी। वह चाहती थी कि प्रीति अब यहाँ पर रहकर अच्छे से पढ़ाई करे, पर हायरी या किस्मत, अब प्रीति एक पल भी नैना के घर नहीं रुकना चाहती थी। तभी अचानक से नैना को एक आइडिया आता है और मन ही मन वह यह आइडिया सोचकर बहुत खुश हो जाती है। वह प्रीति के पापा के पास जाती है और कहती है, अंकल मुझे आपसे कुछ बताना है। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अंतिम भाग।